दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। पर्टिकुलरली इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब, अगले पार्ट में नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो जब फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं तो प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मोडाल्स और मार्जिनल ऑक्सिलरीज इतने तक सीमित हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फाइनाइट वर्ब की बात हमने पहले की है। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट या टाइम के चेंज होने पर चेंज हो जाएं, और जो चेंज नहीं होते उन्हें कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। आगे देखते हैं। फाइनाइट वर्ब के दोस्तों दो पार्ट्स हैं, प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अंतर क्या है समझिए। प्रिंसिपल वर्ब दोस्तों जो होते हैं उनसे वर्क का पता चलता है, वर्क क्या हो रहा है उसको सूचित कौन करेगा? प्रिंसिपल वर्ब। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प करता है ग्रामेटिकली सही स्ट्रक्चर तैयार करने में। ठीक है, अगर हमने सही ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं किया तो हो सकता है आप सेंस तो निकाल लें, लेकिन ग्रामेटिकली वो एररफुल सेंटेंस बनेगा। इसीलिए हम लोग सही ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब होते कौन है? जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड और डज। ठीक है, ये सारे प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं। फिर कैन, कुड, ये सब जो होते हैं हमारे मोडाल्स ऑक्सिलरीज होते हैं। तो इन्हें कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इस चैप्टर में हम लोग इन्हें अच्छे से देखते हैं। देखिए, इन बातों को भी हमने पढ़ लिया था कि मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। जहाँ V2 का प्रयोग हम लोग करते थे बिना ऑक्सिलरी वर्ब के, V5 का करते थे बिना ऑक्सिलरी वर्ब के, वहीं V3 और V4 का करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। V1 का प्रयोग बिना ऑक्सिलरी वर्ब के भी हो सकता है और ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी। अब V2 की बात करते हैं दोस्तों। V2 कहता है सेंटेंस पास्ट में होगा, वहीं V5 कहता है सेंटेंस प्रेजेंट में होगा। लेकिन V1 की बात करें तो अगर उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब आया है तो वो बताएगा कि सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा। वो बताएगा कि सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किस में होगा। लेकिन अगर अकेले आया है तो प्रेजेंट। V3 कहता है कि सेंटेंस दोस्तों परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट। वहीं V4 कहता है कार्य जारी है, यानी इनकम्प्लीट यानी कॉन्टिन्यूअस। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब की सहायता के लिए किया जाता है। ये बात फिर से समझ लीजिए कि अगर आई वांट टू प्ले है, सॉरी, इसको मैं चेंज कर दूं, आई को रिप्लेस कर दूं ही से, तो क्या हो जाएगा? ही वांट्स टू प्ले। यहां तक तो ठीक है, क्योंकि यहां V1 और V5 को ऑक्सिलरी वर्ब की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर मैं कह दूं ही वांटिंग टू प्ले, अब यहां समस्या आ जाएगा। क्यों? वांटिंग की जगह कुछ और वर्ब लेता हूं। जैसे दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो वो मेन वर्ब की ग्रामेटिकली सही स्ट्रक्चर तैयार करने में सहायता करती है। जैसे एक एग्जांपल को देखिए, जैसे ही गोज टू पटना। अगर मैं इसे लिख दूं ही गोइंग टू पटना, तो क्या गलती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे गोज है, गोज भी फिफ्थ फॉर्म होता है, बिना ऑक्सिलरी वर्ब के प्रयोग हो जाएगा। लेकिन गोइंग एक ऐसा फॉर्म है जिसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए ही चाहिए, वरना ये तो पता चल जाएगा गोइंग है, ING लगा हुआ है, मतलब काम जारी है, वो पटना जा रहा है। सेंस आप निकाल तो सकते हैं, लेकिन एरर क्या रह जाएगा? ग्रामेटिकली वो एररफुल होगा, क्योंकि V4 बिना ऑक्सिलरी वर्ब के आएगा क्या? तो यहाँ पे इज लगा दे, वाज लगा दे, आर लगा दे, जो भी लगाना है। ऐसे कंडीशन में ग्रामेटिकली सही करने के लिए और भी स्ट्रक्चर को सही करने के लिए कई तरीकों से होते हैं, इसलिए हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। और ये चीज़ें आपको समझ में आएगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे वर्ब चैप्टर के, तब आपको समझ में आएगी कितना यूजफुल है ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए, यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब एज अ मेन वर्ब।
ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम लोग मेन वर्ब की तरह भी करते हैं। समझिए कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट में क्या काम हो रहा है, खेलने का। क्या खेलने का? क्रिकेट खेलने का। तो खेलना शब्द प्ले से शुरू होता है, सॉरी प्ले से, तो ये हमारा जो है वर्ब हो गया। कौन वर्ब है? प्ले। इज वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि आईएनजी लगा है तो एक ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, तो हेल्प कर रहा है। लेकिन राम इज अ बॉय, कोई काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इज ऑक्सिलरी वर्ब का नहीं होके मेन वर्ब का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि बिना मेन वर्ब के कोई सेंटेंस सही नहीं होगा, और चूंकि सेंटेंस में कोई दूसरा मेन वर्ब है नहीं, ऐसी दशा में क्या चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का काम करता है। दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब के 3 टाइप होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मोडाल्स ऑक्सिलरी, मार्जिनल। प्राइमरी ऑक्सिलरी के भी 3 पार्ट होते हैं, बी फॉर्म, डू फॉर्म, हैव फॉर्म। मोडाल्स कौन होते हैं दोस्तों? कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये सब। और मार्जिनल ऑक्सिलरी जो होते हैं वो नीड और डेयर होते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी या प्राइमरी ऑक्सिलरी इनको कहते हैं। दोनों को प्रिंसिपल बोलिए, प्राइमरी बोला जाता है, जनरली गलती से लिखा गया है। इसको बोलते हैं प्राइमरी, प्रिंसिपल नहीं। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होते हैं उनके 3 टाइप होते हैं। एक होता है बी फॉर्म, दूसरा होता है हैव फॉर्म, और तीसरा होता है डू फॉर्म। हम पहचानेंगे कैसे ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, इसका यूज कहाँ होता है। दोस्तों, जिस ऑक्सिलरी का प्रयोग, जिस ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के रूप में भी हो, जिन ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के रूप में हो, उन्हें कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। जैसे हम चेक करेंगे इस प्राइमरी ऑक्सिलरी है या नहीं। जैसे राम, आई एम अ बॉय, मैं खेल रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, और आई एम प्लेइंग, 2 सेंटेंस हमने लिया। दूसरे में कहता है आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। क्या काम हो रहा है? खेलने का। प्ले यहाँ पे वर्ब है, और एम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन आई एम अ बॉय में कोई काम नहीं हो रहा है। जब कोई काम नहीं हो रहा है तो ऐसी दशा में ऑक्सिलरी वर्ब किसका काम करेगा? मेन वर्ब का। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है, यानी एम क्या है? और प्राइमरी ऑक्सिलरी है। प्राइमरी ऑक्सिलरी 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म। बी फॉर्म को देखते हैं। दोस्तों, बी फॉर्म अगर मेन वर्ब की तरह आता है तो उसके 5 रूप होंगे, V1, V2, V3, V4 और V5। अब पहला तरीका जो इनके चेंज होने का होता है, बी, बीन, बिंग और इज, क्योंकि चौथे में आईएनजी तो चाहिए ना, और 5वें में यस या ईएस, इसलिए ये बनते हैं इज। यानी कि ये टोटल 5 में बी, बीन, बिंग और इज। और वहीं दूसरे तरीके से जब चेंज होते हैं तो एम, आर जो पहला रूप होता है, वाज, वेयर दूसरा, क्योंकि ये क्या बतलाते हैं? पास्ट बतलाते हैं। तीसरा चौथा नहीं होता है। 5th फॉर्म जो होता है वो इज होता है। अब आप पूछेंगे सर 2 तरह के अगर फॉर्म है तो इनका प्रयोग कहाँ होता है? देखिए, बी फॉर्म का जो प्रयोग होता है उसमें बी का या बीन का प्रयोग जो होता है जनरली, या बीन का एक्टिव से पैसिव बनाने में होता है। एक्टिव से पैसिव सेंटेंस जब बनाते हैं तब प्रयोग करते हैं। और बी का प्रयोग स्ट्रक्चर को सही करने में भी किया जाता है। बी का प्रयोग स्ट्रक्चर को सही करने में भी करते हैं, और दूसरा एक्टिव से पैसिव बनाने में करते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। जब स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो ग्रामेटिकली सही करने के लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। दूसरा एम, आर, वाज, वेयर, इनका प्रयोग आपको पता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ और मेन वर्ब दोनों की तरफ होता है। देखिए, अब सवाल आता है कि बी फॉर्म के बाद क्या प्रयोग हो सकता है। याद रखिए, बी फॉर्म के बाद दोस्तों 4 चीज़ों का प्रयोग होता है। या तो नाउन आएगा, या तो एडजेक्टिव आएगा, या तो वर्ब का 3rd फॉर्म, या तो 4th फॉर्म आएगा। तो देखते हैं कि बी फॉर्म के बाद नाउन आता है तो कैसा दिखता है। देखिए, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। ऐसी दशा में आप देखते हैं कि बी फॉर्म कौन है? एम बी फॉर्म का वर्ब है, तो इसके बाद एक बॉय आया है। बॉय का मतलब क्या? बॉय का मतलब क्या? एक जाति का नाम है, मतलब ये क्या है? नाउन है। माई
नेम इज राहुल, मेरा नाम क्या है, राहुल है। तो यहाँ पे देखिए इज कौन सा फॉर्म का वर्ब है, बी फॉर्म, और राहुल एक लड़के का नाम है, इसलिए क्या हुआ, बी फॉर्म के बाद क्या आया है, नाउन आया है। जैसे दिस इज अ पेन, यहाँ देखिए इज कौन है, बी फॉर्म का है, इसके बाद यहाँ कौन आया, पेन आया है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो ए आपको दिख रहा है, आप तो कहेंगे सर बी फॉर्म के बाद तो ए दिख रहा है, ये दरअसल एक एडजेक्टिव है, हम आपको बता चुके हैं डेफिनेशंस में, वो इसके लिए आया है, तो वो आएगा। हो सकता है 5-5 एडजेक्टिव आ जाए बीच में, लेकिन कहा जाएगा ये जो बी फॉर्म के बाद जो नाउन है, नाउन के एडजेक्टिव हैं ये लोग का रिलेशन बी फॉर्म से नहीं है, ए का रिलेशन बी फॉर्म से ना होके इस नाउन से है। आगे देखते हैं, बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव ही आता है, जैसे सी इज सैड। ओहो, आप ध्यान से देखेंगे सी इज सैड में क्या लिखा हुआ है, वह क्या है, उदास है। उदास होना क्या है, उसकी मनोदशा के बारे में बता रहा है, कोई लड़की है उसकी मनोदशा के बारे में बता रहा है, तो ये शब्द क्या है, उस लड़की, नाउन या प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के बारे में कोई नई जानकारी ला के दिया, जैसे उसके पास मत जाओ भैया, अभी वो उदास है, उसकी मनोदशा ठीक नहीं है, यानी ये शब्द क्या है, इसके बारे में एक नई जानकारी दे रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। जैसे पेन इज रेड, पेन इज रेड, तो यहाँ इज जो है बी फॉर्म का वर्ब है, अपने बाद क्या लिया है, एडजेक्टिव। लेकिन ये जो रेड है किसको क्वालिफाई कर रहा है, लाल कौन है, कलम, तो ये कलम को क्वालिफाई कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जैसे आगे देखते हैं, बी के बाद अब टेंशन ये आएगा कि ठीक है सर आपने बताया बी के बाद V3 प्रयोग होगा, V4 भी हो सकता है, कब प्रयोग करेंगे V3 का, कब प्रयोग करेंगे V4 का। तो देखिए इसको प्रयोग करने का तरीका ये है, कंसेप्ट है, समझे कि एक सेंटेंस है, अब सेंटेंस में एक डूअर आता है, मान लीजिए कोई सेंटेंस है, ठीक, उसमें एक डूअर, कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो काम करने वाला होगा। अब 3 कंडीशन बनते हैं सेंटेंस में, डूअर आने के 3 कंडीशन बनते हैं, मान लीजिए सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, जैसा भी हो। तो अगर काम करने वाला या तो वर्ब के पहले रहे या तो वर्ब के बाद रहेगा, साथ में मान लीजिए है तो या तो वर्ब के पहले आएगा या तो वर्ब के बाद आएगा या तो फिर नहीं आएगा, 3 ही कंडीशन तो बनते हैं सेंटेंस में। काम करने वाले को डूअर बोलते हैं, सब्जेक्ट नहीं बोलते हैं, सब्जेक्ट वो अलग चीज़ है जिसकी चर्चा भी होती है, उसी को कह देते हैं। तो देखिए जो डूअर है सेंटेंस में वो 3 तरीके से आएगा, कैसे, या तो वर्ब के पहले, बिफोर वर्ब, ठीक है, या तो आफ्टर वर्ब, या तो नो प्रेजेंस। यानी सेंटेंस में एक डूअर कैसे आ सकता है, कोई भी काम करने वाले की चर्चा जो है वर्ब के पहले वर्ब के बाद में या तो हो ही नहीं, 3 कंडीशन बनते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स लें, जैसे राम इज प्लेइंग, ठीक है, राम क्या कर रहा है, खेल रहा है, काम क्या हो रहा है, खेलने का, यानी प्ले हमारा वर्ब है, और कौन खेल रहा है, राम, तो ये हमारा डूअर है। तो डूअर जो है वर्ब के पहले आया है, एक कंडीशन। दूसरा रावणा वाज, देखिए राम के द्वारा मारा गया, रावण वाज किल्ड बाय राम, काम क्या हो रहा है, मारा जाना, किसका मारा जाना, रावण का। रावणा वाज किल्ड बाय राम, रावण राम के द्वारा मारा गया, काम क्या हुआ, कोई मारा गया है भैया, क्या काम हो गया, अरे क्या घटना हो गई, कोई मारा गया, कौन मारा गया, रावण मारा गया। तो जो काम हुआ है वो है वर्ब, कौन, किल क्या मतलब मारना, किसने मारा, रावण ने मारा या राम ने, ऑब्वियसली राम ने मारा, यानी इस काम को करने वाला जो डूअर है वो सेंटेंस में क्या है, वर्ब के बाद है। तीसरा कंडीशन ये बनता है कि रावणा वाज किल्ड। अब देखिए रावण मारा गया, किसने मारा, इस सेंटेंस में पता ही नहीं है किसने मारा, ठीक है, रावण मारा गया, किसने मारा वही नहीं पता,
नहीं है। इस सेंटेंस को देखिए तो पता चल रहा है कि मारा तो गया, लेकिन जो मारने वाला है वर्ब के बाद आया है। यहाँ जो काम हो रहा है उसको करने वाला पहले आया है। यही 3 कंडीशन हो सकते हैं एक डूअर के आने से, और यही डूअर डिसाइड करेगा कि बी फॉर्म के बाद तीसरा लेना है फॉर्म या चौथा लेना है। कैसे? बी फॉर्म के बाद जब तीसरा लगाएंगे, बी फॉर्म के बाद तीसरा तभी लगेगा जब डूअर वर्ब के बाद हो या नहीं हो, या नहीं हो। सेंटेंस में डूअर अगर वर्ब के बाद आता है या सेंटेंस में आए ही नहीं तो उसे कहते हैं बी प्लस V3 फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और इस कंडीशन को जब काम को करने वाला क्रिया के बाद आए या आए ही नहीं, इसे पता है क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पैसिव सेंटेंस। पैसिव यानी जो काम को करने वाला है वो एक्टिवली सामने से नहीं आ रहा है, वो पीछे से आ रहा है या तो गायब हो गया करके, तो इसी को बोलते हैं पैसिव। एक्टिव में क्या है? बी फॉर्म के बाद हमेशा वर्ब का ING या चौथा रूप बोलते हैं। लेकिन ये कब आएगा? जब डूअर वर्ब के पहले आए, ठीक है ना। तो काम करने वाला क्रिया के अगर पहले आता है तो कहते हैं कौन सा फॉर्म लगेगा? बी के बाद वर्ब का ING रूप लगेगा। ठीक है, अंतर समझ गए? कुछ एग्जांपल्स लेंगे आगे। देखिए बी के बाद 2 + V1 भी आता है, ये ठीक अभी आगे बताता हूँ। आगे देखिए हैव फॉर्म। हैव फॉर्म क्या होता है दोस्तों? हैव फॉर्म के 5 रूप होंगे मेन वर्ब में, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। अब ये क्या बताता है? देखिए अब एक हैव फॉर्म के बाद 2 ही चीज़ आ सकती है, या तो उसके बाद नाउन आए या तो वर्ब का तीसरा रूप आए। अगर हैव के बाद नाउन आ रहा है तो ये कहेगा पोजीशन को बताएगा। पोजीशन मतलब अधिकार, ठीक है। जैसे आई हैव अ पेन, मतलब मेरे पास क्या है? एक कलम है, मतलब मैं एक कलम का मालिक हूँ, मतलब मेरा कलम से जो वास्ता है मालिकाना हक है, मेरा इस कलम पे अधिकार है। कुछ इसी तरह का सेंस बनेगा, या मेरे पास एक कलम है या मैं इस कलम का मालिक हूँ। तो ये बता रहा है इस कलम का पोजीशन किसके पास है? मेरे पास। तो ऐसे कंडीशन में हैव के बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा, ऐसे भी पेन क्या है? एक वस्तु का नाम, नाउन है, तो हैव के बाद क्या आया है? नाउन। हैव के बाद V3 भी आ सकता है, जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब हैव के बाद V3 आया है, ठीक है, मैंने अपने काम को समाप्त कर लिया है। तो याद रखिए जब हैव के बाद V3 आए तो वो कहता है कि सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया है, मतलब परफेक्ट है। सेंटेंस जो है परफेक्ट है, यानी जो भी काम सेंटेंस में हो रहा है वो क्या है? कंप्लीट है। तो याद रखिएगा अगर हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप आएगा या तो नाउन आएगा, 2 ही चीज़ आ सकता है। नाउन आएगा तो कहेगा पोजीशन यानी अधिकार, मेरे पास एक कार है, मैं एक कार का मालिक हूँ, मैं मेरा उस कार पे अधिकार है। लेकिन तीसरा रूप आए तो कहेगा कि ये काम जो है कंप्लीट हो गया है, परफेक्ट बताता है। यानी परफेक्ट टेंस कैसे पता चलेगा? उसमें हैव पार्टिकल होना चाहिए। हैव मतलब क्या? मैं सिंगल हैव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे हैव फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, पूरे फॉर्म की बात कर रहा हूँ। हैव, हैड, हैड, ठीक है, हैज़, ये सारे की बात कर रहा हूँ। हैज़ के बाद भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हैव फॉर्म की बात कर रहा हूँ, सिंगल एक हैव की बात नहीं कर रहा हूँ। और परफेक्ट टेंस का मतलब हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप। कॉन्टिन्यूअस का मतलब, कॉन्टिन्यूअस हमने पढ़ाया है कि भाई यहाँ देखिए बी के बाद जब भी फॉर्म आए मतलब पहले आता है, ऐसे कंडीशन में कार्य जो होता है कहा जाता है क्या है? जारी है। कार्य जारी रहता है, और चूंकि कार्य जारी है इसलिए बी के बाद कौन सा रूप? चौथा रूप। तो कॉन्टिन्यूअस में बी के बाद फोर्थ फॉर्म और परफेक्ट में हैव के बाद तीसरा रूप होता है। अगला आता है डू फॉर्म। डू फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डू फॉर्म के भी 5 रूप है, डू, डिड, डन, डूइंग और डस। याद रखिए डू फॉर्म के बाद जो भी वर्ब आएगा वो फर्स्ट रूप ही लेगा। डू फॉर्म के बाद या तो भले डिड हो,
डिड के बाद पहला होगा, डज हो उसके बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन जो भी हो वो लेगा तो पहला रूप, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, बी फॉर्म के बाद क्या आ सकता है। बी फॉर्म के बाद जो है 2 + V1 आता है, तो इसका एक अलग अर्थ होता है। जैसे ही बी के बाद 2 + V1 का प्रयोग हो, आप समझिए इमीडिएट फ्यूचर की बात कर रहा है, या तो प्रेजेंट में या तो पास्ट में। जैसे समझिए ही इज टू कम हेयर, इसका मतलब क्या हुआ। इज मतलब बी फॉर्म का एक वर्ब है ना, यहाँ टू और कम कैमा रूप है V1, यानी आगे क्या लगा हुआ है 2 + V1, इसे बोलते हैं इन्फिनिटिव। देखिए जैसे बी फॉर्म के बाद 2 + V1 आता है, इसका मतलब होता है जैसे ही इज टू कम हेयर, मतलब वह आने वाला है, बस तुरंत कुछ ही देर में ये काम समाप्त हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं इमीडिएट फ्यूचर। भविष्य में होने वाला ऐसा काम जो तुरंत होने वाला हो, इमीडिएट फ्यूचर। तो ही इज टू कम हेयर मतलब वह तुरंत यहाँ आने वाला है। ही इज टू गो, वह तुरंत जाने वाला है, ठीक है ना। अगर वही मैं बात करूं, ये हुआ इज है इसलिए प्रेजेंट, मैं कहूं ही वाज टू गो, वह जाने वाला था, मतलब अतीत काल में एक ऐसा समय आया कि वह वो काम जो जाने का काम है तुरंत होने ही वाला था। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, बी के बाद 2 + V1। अगला पॉइंट है दोस्तों हैव फॉर्म के बाद 2 + V1। दोस्तों ये बताता है कंपल्सन, मतलब मजबूरी, मतलब आई हैव टू गो, यार मुझे जाने की इच्छा तो नहीं थी लेकिन मुझे जाना पड़ा। आई हैव टू गो का मतलब मुझे जाना पड़ा, चाहता होता नहीं था, पड़ा। जैसे आई हैड टू प्ले, मैं खेलना तो नहीं चाहता था, मुझे खेलना पड़ा था क्यों, हैड है ना, और इस हैड के पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा V2 होगा, क्योंकि जब हैड आया है तो मेन वर्ब का काम करेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप याद रखिएगा कि जब हैड है तो ये मेन वर्ब हो गया, V2 है। तो आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ा था, खेलना चाहता नहीं था, मजबूरी थी। तो इन चीज़ों को बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।